हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से क्लास 12th के फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर के आए हैं। चैप्टर 1 का हम इंपॉर्टेंट दीर्घवृत्तीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी दीर्घवृत्तीय प्रश्न में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि दीर्घवृत्तीय प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं और इस वीडियो में बिल्कुल आपके 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं। 100% आपका 5 नंबर यहाँ से पक्का होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो भी बताने वाला हूँ उसका पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझा के जाऊंगा और 100% मैं कहता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद से किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2025 में 100% यही क्वेश्चन आएंगे, ये लिख करके ले लीजिए। इस बात का दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है और 2014 में भी आया था, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 22 में भी, 23 में भी और 25 में भी आएगा 100%। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखना है। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं जितना सिंपल भाषा में हो सकता है उतना सिंपल भाषा में लेकर के आया हूँ। ठीक है, जितना सिंपल तरीका हो सकता है उतने सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए अथवा निगमन भी कीजिए। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है, इसको हमें सिद्ध करना है और इसका निगमन भी करना है। गॉस की प्रमेय का सूत्र होता है एक फाई बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। इसी सूत्र का हमें निगमन करना होता है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए गॉस के नियम की अगर बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट जो होता है ना, इसको पहले लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट लिखने के बाद से इसके सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो देखिए गॉस के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, उस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है किसके? आवेश के, क्यू के। तो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा क्यू में तो क्यू ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आता है और इसी सूत्र का हमें निगमन भी करना है। तो आइए हम इस सूत्र का निगमन करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पृष्ठ बनाना है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, वृत्ताकार होना चाहिए। इसके बीच में सेंटर होता है, आप लोगों को पता है। इस बिंदु को ओ नाम से हम जो है संबोधित करेंगे। इसका नाम दे देंगे बिंदु ओ और यहाँ से एक छोटा चाप लेंगे अल्पांश दूरी, इस पूरे पृष्ठ का अल्पांश भाग लेंगे। तो इस अल्पांश भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस दिशा में होगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पे इसकी जो होगी डी ए जो है ये क्षेत्रफल है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है डी ए। छोटा सा भाग है तो डी लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे और इसकी वैद्युत फ्लक्स हो जाएगी डी फाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एक कोण बनेगा जिसे थीटा कहेंगे। ये कोण इंपॉर्टेंट है। इसके बीच की दूरी को हम आर कहेंगे। पी बिंदु तक के बीच की दूरी, ओ से लेकर के पी तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, क्योंकि इसे त्रिज्या कहते हैं किसी भी हम वृत्त में। ठीक है, अब इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको हम डी ओमेगा कहते हैं। अब देखिए कभी भी कोण निकालना हो ना, अगर वृत्त है हमारे पास, इसका ऐसे दिया है और यहाँ पे एक कोण निकालना है तो ये चाप बट्टा में त्रिज्या कर देते हैं तो ये निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डी ओमेगा क्या है, यहाँ का कोण है, इसको हम यूज करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना फिगर को समझ लीजिए। फिगर आपको बनाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ लिख दीजिएगा। और देखिए फिगर अगर बनाते हैं तो एग्जामिनर जल्दी अट्रैक्ट होगा आपसे। ठीक है, और आपको पूरे पूरे अंक दे देगा। ठीक है, बिना पूरा देखे ही अगर आप अच्छे से फिगर बनाते हैं, थोड़ा बहुत अगर सही से सॉल्व करते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होती है आपसे तो पूरा पूरा अंक दे देगा आपको एग्जामिनर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखना है सूत्र के निगमन में प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को ये सूत्र पता होगा पहले। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर में होता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपन में आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है हमारे पास। ये सूत्र आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में इसका हम यूज़ करेंगे, पहले नंबर के क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इतना करने के बाद से आपको ये लिखना है कि देखिए यहाँ पे ये डी ए है, ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल, अल्पांश भाग के क्षेत्रफल की वजह से, अल्पांश भाग के क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु ओ तक का जो आंतरिक घन कोण होगा डी ओमेगा,
इसका हम मान ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए और इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे लिखेंगे डी ए के कारण या डी ए द्वारा, डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, इस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, आंतरिक घन कोण की बात करते हैं तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा में त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए हमारे पास डी ओमेगा क्या है, इसका आंतरिक घन कोण है, ये डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये डी ए जो है ना, तो इसके साथ एक घटक जुड़ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसके बीच की दूरी जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आएगा। इसका हम यूज़ बाद में करेंगे, इस गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बाद में इसका यूज़ करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको समीकरण सेकंड। ये दो समीकरण हमारे पास अभी तक उपलब्ध हो गए। अब देखिए डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को लिखना है। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा ये लैंग्वेज लिखना पड़ता है। ठीक है, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स की फार्मूला होती है वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम डी फाई से अगर प्रदर्शित करते हैं किसको, वैद्युत फ्लक्स को, क्योंकि हम अल्पांश भाग ले रहे हैं तो अल्पांश भाग में हम वैद्युत फ्लक्स को डी फाई से हम लिखे हैं। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर ई डॉट में वेक्टर डी ए। ये सूत्र होता है हमारे पास। किसका सूत्र होता है, देखिए रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अपने एग्जाम के कॉपी में रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो डी फाई बराबर हो जाएगा हमारे पास ई। अब देखिए कभी भी ना, जैसे मान लीजिए ए है, इस पर भी वेक्टर लगाया है, डॉट है बीच में और बी पर भी वेक्टर लगाया है, तो हम इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इसके साथ क्या घटक आता है, कॉस थीटा। अगर वही ए के साथ हमारे ऊपर क्या है, वेक्टर है, क्रॉस लगा है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ये बात आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, और यही चीज़ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और उस चीज़ का यूज़ करके हम ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब आगे जो चलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए समीकरण एक से समीकरण नंबर फर्स्ट कौन है, ये है। समीकरण फर्स्ट में हमने ई का मान ज्ञात किया है, और यहाँ पे अगर ई के जगह पे ये सारी चीज़ें रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी फाई बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 में ई का मान रख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यही तो है ई का मान। और उसके बाद से क्या है, डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब इसके आगे अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ निकला है ना, ये वैद्युत फ्लक्स जो निकली है, ये केवल हमारे पास अल्पांश भाग का निकला है। ठीक है, किसका निकला है, अल्पांश भाग का, छोटे से भाग का। पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये तो निकल गया हमारा अल्पांश पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अब तो देखिए कभी भी ना जब कुल की बात आती है, यानी संपूर्ण की बात आ रही है, संपूर्ण की बात आती है तो वहाँ पे हम समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे समाकलन करने पर, किसका समाकलन, इसी का समाकलन। समीकरण इसको 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका जो है इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, और समीकरण 3 का ही हम समीकरण 3 का समाकलन करने पर, अगर समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे पता चल जाएगा समाकलन करने पर। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे, किसका समाकलन, वही फार्मूला हम लिख लेते हैं। पहले समीकरण 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, डी फाई बराबर में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन में आर स्क्वायर, और इंटू में डी ए कॉस थीटा। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब इसी का समाकलन करना है। समाकलन का मतलब कि यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे और यहाँ पे भी ये, इसका समाकलन और इसका समाकलन, दोनों तरफ हम समाकलन लगा दिए। और समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा।
फाई बराबर में, अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल क्या है हमारे पास, ये टोटल है कांस्टेंट और इसके साथ क्यू भी कांस्टेंट, क्यू के साथ 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे। अब समाकलन होगा डी ए कॉस थीटा और नीचे क्या है आर स्क्वायर, इसका समाकलन हम करेंगे, किसका समाकलन, डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे। अब इसके आगे आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना ये है कि डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे। अभी हमने ऊपर क्या किया है, डी ओमेगा बराबर पता किया है कि डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर होगा समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 माने हैं तो डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डी ए कॉस थीटा अपन में आर स्क्वायर है तो इसके जगह पे हम क्या डी ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फाई बराबर में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इस टोटल के जगह पे डी ओमेगा लिख दिए हैं। और ये किस नियम से हुआ है, लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से, ये जो है हम ये बदले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ों को डी ओमेगा हम समीकरण 2 से लिए हैं, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर यहाँ पे क्लिक कर लेगा उसके माइंड में और वो आसानी से आपका नंबर दे देगा। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें बच गई हैं, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि इसका हमें इंटीग्रेशन बस कर देना है। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो होता है 4 पाई होता है, आप लोग मन में याद रखेंगे, ठीक है। अब मन में याद रखेंगे कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फाई बराबर निकालेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई होता है, तो इसके जगह पे हम 4 पाई लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन खत्म, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई को क्या कर देंगे कैंसिल, यहाँ से फाई बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्यू का 1 में मल्टीप्लाई, क्यू अपन में नीचे क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे। और यही सूत्र की तो गणना करनी थी हमें, ठीक है, किसकी गणना करनी थी, इसी सूत्र की गणना करनी थी। तो यहाँ पे हमने इस सूत्र को लिख दिया है, डबल कर देते हैं और यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बस इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे सिद्ध करना था। बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स भी दे पाऊँ। तो आप लोग इतना याद रखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा 4 पाई होगा और यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद से आपको फाई बराबर में क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई सालों में पूछा जा चुका है, 2013 में भी आया था, 14 में भी, 16 में भी, 18 में भी, 19 में भी, 22 में भी और 24 में भी। 5 नंबर अगर पक्के करने हैं तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर के जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर की नज़र जो है सबसे पहले फिगर पे ही पड़ने वाली है, तो आप लोग कॉपी में, अपने एग्जाम की कॉपी में जरूर से जरूर फिगर बनाइएगा, उसके बाद से किसी भी डेरिवेशन को करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आपको पता होगा कि विपरीत आवेश होते हैं इसमें और 2l दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी पॉइंट O से, यानी कि इस दोनों आवेशों के बीच में एक पॉइंट O है और यहाँ से हमें r दूरी पर बिंदु P रखी गई है और r दूरी पर बिंदु P जो रखा गया है ना, इस यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, यही हमें गणना करनी है। आप लोगों को बता दूं तो देखिए दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर एक तो इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और एक इधर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 दिशाओं में होगी, एक तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो E1 और E2 दो तरह की यहाँ पे दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसको हम चलिए यहाँ पे हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो है डिराइव करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे। उसके बाद से माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको देखेंगे। तो एक एक चीज़ को लिखते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, बिल्कुल इसी वे में, इसी तरीके से आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है हमारे पास, हम लिखेंगे E बराबर में, सॉरी इसको E1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके वजह से प्लस क्यू आवेश के कारण E1 जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E1 बराबर में हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पे Q होता है और अपान में क्या हो जाता है, R², दूरी होती है, ठीक है। तो नीचे दूरी होती है, तो यहाँ देखिए प्लस क्यू आवेश से P बिंदु तक की दूरी क्या है, इस टोटल अगर लेंथ को देखें, टोटल दूरी को देखें, तो इस O से लेकर के P तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, L होगी, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी यानी इस O बिंदु से माइनस क्यू आवेश के जो दूरी होगी L होगी, और यहाँ पे O बिंदु से प्लस क्यू आवेश की जो दूरी होगी L होगी, ठीक है। ये L मिल करके ही तो 2L बना होगा, तो ये L और ये R, तो R इस टोटल दूरी में से अगर L को घटा दें तो क्या हमें ये दूरी पता नहीं चल जाएगी, चल जाएगी। तो हम R में से क्या करेंगे, L को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा पता चल गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये निकल के आ गई। तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। बस जिस तरीके से करता जा रहा हूँ उसी तरीके से आपको समझ लेना है और करते जाना है, ठीक है। अब हम ठीक इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम E2 मानते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 है, तो E2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपान में हो जाएगा R², यानी दूरी। तो देखिए माइनस क्यू से P बिंदु तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे देखिए टोटल O बिंदु से P तक की दूरी R है और यहाँ तक का L है, तो L और R को जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी पता चल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, R प्लस का L², ये लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमें पता चल गया, दोनों हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं मिल चुकी हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, उसको हम क्या करेंगे कि E बराबर में, ई से हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेंगे, तो हम E1 में से E2 को घटा देंगे, E1 माइनस का E2 हो जाएगा हमारे पास परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास जो E1 प्राप्त हुआ है ये मिला है, E2 क्या मिला है, ये मिला है। समीकरण 1 समीकरण 2 का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो जहाँ पे E1 है वहाँ पे E1 का मान, जहाँ पे E2 है वहाँ पे E2 का मान रख देंगे। तो E बराबर हमारे पास क्या पता चल जाएगा, E1 की जगह पे 1/4 अभी हमने जो निकाला है ε0 क्यू अपान में क्या हो जाएगा, R माइनस का L का स्क्वायर, और फिर से माइनस है तो माइनस, और E2 की जगह पे 1/4 और Q अपान में क्या हो जाएगा, R प्लस का L का स्क्वायर। बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, आगे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4πε0 और Q को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहीं से स्टूडेंट जो है गलत करते हैं। तो E बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/4 Q अपन में 4πε0 हम ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1/R माइनस का L² और माइनस का 1/में क्या बच जाएगा, R प्लस का L², क्योंकि और बाकी सारी चीज़ें कॉमन आ गई हैं और बाकी अंदर जो बची हुई हैं उसको हमने लिख दिया है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से E बराबर अगर निकालना चाहें तो Q अपन में हो जाएगा हमारे पास 4πε0, ठीक है। क्या हो जाएगा, ε0, और इसका गुणा इसमें होगा तो हमारे पास हो जाएगा R प्लस का L², और इसका इसमें होगा तो माइनस का R माइनस का L², और नीचे आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम R माइनस का L² और R प्लस का L²,
ठीक है। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से रख देते हैं क्योंकि इसको हम बहुत जो है डीपली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसको डीपली अगर सॉल्व करते हैं तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसी को लिख दिया हमने, इसको तो लिखते ही जाना है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में अगर ए प्लस बी लिखना चाहें तो आर प्लस का एल और प्लस का आर माइनस का एल, फिर से माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए एक ब्रैकेट में हो गया। और फिर से एक ब्रैकेट में लेना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस का एल माइनस का आर प्लस का एल, इस तरीके से हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस का बी। और अपन में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर माइनस का एल स्क्वायर और आर प्लस का एल स्क्वायर। इसको भी हम फार्मूले पे रख सकते हैं, अभी हम रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, ये आर से माइनस आर कट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो आगे अगर देखा जाए तो क्या बचा हमारे पास, ई बराबर निकालेंगे तो क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 आर बचे हैं और 2 एल बचे हैं तो क्या हो जाएंगे 4 RL हो जाएंगे। ठीक है, 2 R बचा हुआ है यहाँ पे और 2 L बचा हुआ है, तो दोनों का गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 तो RL हो जाएगा। अपन में नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस टोटल को, इस टोटल टर्म को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करें अगर तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो यहाँ पे जो है क्यू जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 गुणे आर रखते हैं और फिर से हम क्या रखते हैं यहाँ पे 2 इंटू का यल और इंटू का क्यू। ठीक है, इस क्यू को हमने यहाँ पे ले लिया। आपको एक चीज़ पता होगी कि 2L और इंटू का क्यू ये चीज़ जो होता है किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। किसके बराबर, P के बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने वीडियो बना दिया था लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी। तो यहाँ तक हमने समझाया था कि Q इंटू का 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो यहाँ पे 2L इंटू का Q है तो इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं। तो इसके आगे हमने क्या किया है कि E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2R यहाँ पे रहेगा और 2L इंटू का Q के जगह पे हम P रख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो L स्क्वायर है ना, तो इस L स्क्वायर को नगण्य के बराबर मानते हैं, यानी कि नगण्य का मतलब होता है 0 के बराबर मानते हैं। तो 0 अगर रखते हैं तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से एक R से हम इस 4 को काटेंगे तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल के आ जाएगा, ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपन में R क्यूब। यही होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। कभी भी पूछेगा आपसे कि अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग ये फार्मूला बताएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। इसको मैंने सॉल्व कर दिया था लेकिन स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद से मैं अपनी वीडियो जो है अपलोड करूं क्योंकि आधा अधूरा रह जाता इस तरीके से। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तब, अगर डाउट नहीं है, अगर समझ में आ गया हो तो इससे आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लग रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ बस इतना सपोर्ट दिखाइए, हम आप सभी के लिए लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।